सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम वासु है, वासुदेव। ये कुंडली मुझे मिली है न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। धार्मिक पुस्तकों से संबंधित अगर कोई भी खरीदारी करनी हो तो आप मुझे एक बार अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो गीता प्रेस से हो, चाहे वो चौखंबा पब्लिकेशन से हो। मुझे अवश्य ही संपर्क करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पुस्तकों का दान करना बड़ा अच्छा होता है। हाँ, आइए विषय पे लेके आता हूं, पर उससे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने मनुस्मृति में चारों युगों के बारे में चर्चा करी है, जिसमें उन्होंने बात कही है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में प्रत्येक युग में एक क्रमशः चरणबद्ध तरीके से अधर्म का, असत्य का, झूठ का, कपट का प्रभाव बढ़ता गया है। सतयुग में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की आयु 400 वर्ष होती थी। त्रेता में यह घट करके 300, द्वापर में 200 और कलयुग में तो कम से कम 120 वर्ष होना ही है। प्रत्येक कलयुग के प्राणी का कम से कम उसकी जो आयु है वो 120 वर्ष तो है ही। भगवान, अब ये जो आयु है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है कि जब ऐसी बात थी तो भगवान राम ने 10,000 वर्षों तक कैसे शासन किया था? तो उत्तर है धर्माचरण करने के कारण, धर्म से और सदाचरण से युक्त जीवन जीने के कारण इस आयु में वृद्धि होते देखी गई। इस वजह से ही भगवान ने, राजा राम ने 10,000 वर्षों तक शासन किया। इनमें कुछ ऐसे रामचरितमानस और रामायण में बात आती है कि उन्होंने कुछ अपने पिता की आयु का भोग किया था, राजा दशरथ जी का, पर वो एक अलग बात होगी। पर यहां पे भगवान मनु ने यही बात कही है कि प्रत्येक युगों में अधर्म का और अधर्माचरण का बोध बढ़ता गया, बोलबाला बढ़ता गया। इस वजह से आयु क्षीण होती गई। और एक बात और भी लिखी गई है, वो मैं कल बताऊंगा। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं। ये कुंभ लग्न की कुंडली बनी है। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक होते हैं, शनि भी होते हैं। 12वें भाव के अधिपति होने से उनको थोड़ा दोष भी लगता है। और सूर्य इस कुंडली के 7वें भाव के अधिपति, चंद्रमा 6वें भाव के अधिपति, बुध 5वें और 6वें भाव के अधिपति हैं, गुरु धन भाव और लाभ भाव के अधिपति हैं। इसके अतिरिक्त मंगल इस कुंडली में दशम और तृतीय भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति से खूब मेहनत करवाते हैं। शुक्र की दशा, चाहे वो अंतरदशा में हो चाहे प्रत्यंतर में हो, व्यक्ति को भाग्य का लाभ देगी। शुक्र इनकी कुंडली में मालव्य योग बना रहे हैं। बुध इनकी कुंडली में निर्णय लेने की क्षमता को अपवित्र और कमजोर भी करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। उन पे मंगल का प्रभाव अगर नहीं होता तो अनिर्णय की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाती। शुक्र की दशा अंतरदशा में भी होगी तो व्यक्ति का भाग्योदय होगा और भाग्य का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये कुंभ राशि है, शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है, और ये शनि जाकर के बैठे हैं धन भाव में, सम संख्या की राशि में, नीचा भेलासी होकर के। ध्यान से समझिएगा, कोई भी ग्रह जब अपने नीच की राशि के सन्निकट पहुंचता है तो अपने प्रभावों में कमजोरी और अपने विलक्षण प्रभावों में कमतरी करके देखता हुआ परिणाम देखा जाता है। इसका अर्थ है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बात कही थी, आप लोग वो कार्यक्रम देखे नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अवश्य जाकर के देखिएगा, जिसका थंबनेल है शुक्र शनि बुध और गुरु की दशाओं का फल। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कार्यक्रम बनाया है, महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम वाले प्लेलिस्ट में वो मिल भी जाएगा आप लोगों को। उसमें मैंने ये बात बताई थी, सूत्र है, याद रखिएगा, कि अगर ग्रह 2 भावों का अधिपति हो, अगर ग्रह शनि 2 भावों का अधिपति हो तो वो कहां का परिणाम करेगा? अगर वो सम संख्या की राशि में बैठेगा तो वो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का पहले परिणाम करेगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में कुंभ लग्न का प्रभाव पहले होगा। पर अब यहां तक इसको रोक करके आपको इनकी कुंडली की पंचांग से मिला देता हूं। इनका जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति
विलक्षण होता है और ऊंचे ख्वाब देखने वाला, ऊंचे स्वप्न बुनने वाला, और मतांतर से तो नहीं कहूंगा, पर हां यहां पे अपनी बुद्धि का वो 100% इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत निराशी जीवन को जीने वाला भी होता है एक वक्त पे। इनकी कुंडली में दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ, इस वजह से पिता के साथ संबंध और आत्मबल की कमजोरी, साथ ही साथ सूर्य की कमजोरी के कारण, या सूर्य अगर इनकी कुंडली में कमजोर होता, हालांकि है नहीं, दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं, अपने भाव से 4 घर आगे सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन महान राजयोग का निर्माण करेगा, परिवर्तन राजयोग जिसका नाम होगा। 7वें भाव पे गुरु और मंगल का प्रभाव, और इस भाव के अधिपति सूर्य के आगे पीछे 2 शुभ ग्रह यानी कि शुक्र और गुरु के कारण आगे पीछे ये सप्तम भाव और दाम्पत्य के साथ साथ डेली रूटीन और व्यक्ति की बुद्धि, उसके प्रत्येक दिन के सोचने और समझने की शक्ति को विलक्षणता प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ उसका रोजगार बहुत अच्छा होगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी करने के साथ साथ रोजगार भी करता रहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस क्रिएट कर सकता है। वैसे इनका जन्म बुधवार को हुआ है, कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। ये अवस्था जातक को जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आने देगी। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में बाधाएं नहीं होंगी। बुधवार के जन्मे होने से तार्किकता और समझदारी कम नहीं होगी, लेकिन चंद्रमा और बुध का संबंध षडाष्टक का बन रहा है, गुरु और चंद्रमा का संबंध एक साथ गज केसरी का बन रहा है, और साथ ही साथ शुक्र और गुरु का प्रभाव तृतीय एकादशवें का। जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में स्वग्रही मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये सारी अवस्थाएं और चंद्रमा से त्रिकोण में शुक्र का बैठना, ये सारी अवस्था जातक के जीवन को बहुत ही ज्यादा बहुमुखी, बहुआयामी और सब कुछ देने के लिए काफी होंगी। यहां पे इतनी बात है। आगे बढ़ता हूं। पंचांग में मृगशीरा नक्षत्र, भुजाओं का मालिक, साहसी और अदम्य साहस का हमेशा ही व्यक्ति परिचय देता है। पौरुषत्व का लक्षण बड़ा ही अच्छा, पुत्र संतति का मालिक, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण सात्विकता भी है और तामसिक तत्वों की प्रधानता भी है। आपको हमेशा ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके अंदर सात्विक भावनाओं का विचार कितना हो रहा है और आप उसमें कितने ही मजबूती से तल्लीन है, क्योंकि ये शूद्र वर्ण का जो प्रभाव होगा वो आपको कई बार बहुत ज्यादा मैटरलिस्टिक बना सकता है और बहुत ज्यादा कई बार समाज में घुस करके रहने वाला। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक होना आवश्यक है, पर एक वक्त पे आने के बाद जैसे वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का पालन करने के लिए उन्हें अलग आना ही होता है और होना ही होता है। कई बार लोग कहते हैं, जैसे मेरे पास कल परसों एक कुंडली आई थी, उन्होंने मुझे पूछा पंडित जी मैं विवाह नहीं करना चाहता, पर वो अच्छे पद पे थे, मुझे लगता है किसी प्रशासनिक सेवा के पद पे थे। हाँ, याद तो संपूर्ण नहीं है, पर ऐसी ही कोई बात है, क्योंकि वो व्यक्ति उसने ये बात कही थी कि पंडित जी मैं आईएएस या ऐसा ही कोई अधिकारी हूं। वो किस डिपार्टमेंट में आईएएस था, कोई जो दवाइयों से संबंधित कोई होता है ना, वो दवाइयां मुझे याद नहीं है और अच्छे से मुझे पता भी नहीं है, जो छापेमारी करते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह के लिए, ऐसा ही कुछ होता है उसमें। अरे हाँ, जिसमें शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा गया था। हाँ, नारकोटिक्स में वो आईएएस थे। उनकी कुंडली में तो उन्होंने कहा कि मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप जरा सोच के देखिए कि फिर अपने धर्मशास्त्र को आप क्या उत्तर देंगे। आप जब भी कोई गलत काम करेंगे और अधार्मिक होकर के कोई काम करेंगे और शास्त्रीय जीवन जिएंगे जिससे शास्त्र का कोई नियम लोप हो जाए, तो आप उसको फिर उत्तर क्या देंगे। हो सकता है आपका संविधान आपसे उत्तर न मांगे, हो सकता है आपके समाज से लोग आपके पद के कारण आपसे उत्तर न मांगे, हो सकता है उसमें एक अलग अलंकरण भी जोड़ दे कि नहीं इन्होंने विवाह नहीं किया है, पर वस्तुतः आपका धर्मशास्त्र तो यही कहता है कि आपको विवाह करना ही होगा। सो आप उसको क्या उत्तर देंगे। तब उनको ये बात समझ में आई। मैंने उनको बहुत सारी चीजें प्रमाणिक रूप से बताई, तब जाकर के उन्होंने ये बात समझी और उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो कहने का अर्थ है कि ये अवस्था कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 धर्म है ना हमारे, और उन धर्मों से युक्त होकर के हमें उन्हें धार्मिक कृत्य में अपने ऊपर उतारना होता है। ब्रह्मचारी धर्म का पालन करिए, सन्यासी धर्म का पालन करिए, वानप्रस्थ करिए, आदि आदि जो चीजें।
तो कहने का अर्थ है हमें उनका लोप नहीं करना चाहिए, और जब जिस आयु में जो कृत्य करने का या जो काम करने का निर्वाह करने को कहा गया है हमें वो अवश्य करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि ये शूद्र वर्ण के जो लोग होते हैं वो कई बार उनमें शूद्रता या फिर कई बार कलुषित विचारों का भाव बढ़ता जाता है और वो चिपके हुए रहते हैं, प्रवृत्ति मूलक ना होकर के, निवृत्ति मूलक ना होकर के प्रवृत्ति मूलक हो जाते हैं। वो प्रायः चीजों को पकड़ करके रखते हैं, मुझसे छूटे नहीं, मेरा धन बड़ा हो, मेरे पास चीजें बड़ी हो। सामान्यतया ये बात आप समझ गए होंगे कि जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा इहलौकिक सुख को भोगना चाहता है, तो ये बात है। तो अब यहां पे तो वो बात खत्म हो गई। अब यहां पे जैसे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी, एकादशवें के गुरु बहुत अच्छे, सप्तम भाव के मंगल मंगलिक बनाते हैं, पर गुरु की दृष्टि है, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से मंगलिक दोष यहां पे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा और यहां उसे खराब भी नहीं कहेंगे। परंतु चूंकि वो पापक ग्रह हैं, केंद्र में बैठे हैं, पापक ग्रह के अधिपति हैं इस भाव के, केंद्र के, और इसी भाव में केंद्र में ही बैठे हैं, इस वजह से इनका पापक प्रभाव भी सामान्यतया संतुलित हो जाएगा। सूर्य इस कुंडली में क्रूर भावों के अधिपति यानी कि क्रूर ग्रह होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति हैं, अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यापार और व्यापार कुशल होना, बुद्ध के कारण भी इनमें पैनी धार मिलेगी। गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे बहुत, तीसरे भाव पे बहुत अच्छा, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे बहुत अच्छी होगी, पर यहां पे चंद्रमा के कारण होगी। यहां जो बुद्ध की राशि बनी है वो भी योग कारक ही बन रही है। पंचम भाव के अधिपति का दशम में जाना, चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम में जाना, अपने भाव से सूर्य और मंगल का परिवर्तन करना, बुद्ध जन्म कुंडली में स्थिति बना करके बैठे हैं वो अच्छी है। बुद्ध का प्रभाव कन्या राशि का ज्यादा मिलेगा, शनि का प्रभाव कुंभ राशि का ज्यादा मिलेगा, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में धन भाव का ज्यादा मिलेगा। वैसे वो यहाँ पे योग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी ही बात है। राहु का प्रभाव 12वें भाव पे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये मकर राशि को देखेंगे तो मित्रवत ही व्यवहार करेंगे, यहां पे बहुत अच्छी नहीं होगी। पर गौर से समझने की बात है कि इस भाव का अधिपति अपने भाव से 4 घर पीछे बैठा या 4 घर आगे, और इस भाव से 4 घर आगे चंद्रमा का बैठना, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना, बहुत अच्छी बात। गुरु की दृष्टि, इस भाव के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस वजह से व्यक्ति का पंचम भाव और पंचम भाव से संबंधित क्षेत्र, एजुकेशन, संतान, सुत, प्रेम, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और संसाधन का सुख, और साथ ही साथ सबका प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, पुत्र का प्रेम, समाज में जो एक मजबूती होती है वो व्यक्ति को मिलता जाएगा। ये कुंडली बहुत ही ज्यादा अच्छी और संतुलित हो रही है, पर कमजोरी क्या हो सकती है जब इस पर विचार करते हैं तो सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं, यह भी एक कमजोरी होगी। शनि राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे है, उस पे मंगल की भी दृष्टि है, जो इस कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर से काम करते हुए देखा जाता है, और कई बार विवाह होने के बाद काफी वक्त बीतने के बाद धीरे धीरे उसमें मायूसी छा जाती है, या कई बार आपसी संबंध कटुतापूर्ण होने लगते हैं। यहां शुक्र अगर नहीं बैठे होते सम संख्या की राशि में तो ये बात और भी ज्यादा घर कर जाती, और यहां पे चंद्रमा के साथ अगर गुरु अपने मित्र की राशि में नहीं बैठे होते, हालांकि चंद्रमा यहां पे थोड़े गड़बड़ होंगे, पर फिर भी ये बात यहां भी शुभकर्त्री का ही निर्माण कर रही है। इस वजह से दांपत्य इस कुंडली का कभी भी खराब नहीं है, इस कुंडली का रोजगार कभी खराब नहीं है, इस कुंडली में आयु बहुत संपूर्ण है, और इस कुंडली में मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी तरीके से सामान्य व्यक्ति के जीवन से व्यक्ति को परेशानी जैसे आती है वैसे इस कुंडली में वैसी परेशानी नहीं है। अप्रत्याशित घटनाएं इस कुंडली में नहीं है। हाँ, व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहेगा, झूठ भी बोलेगा, मशालेदार भी है, और एक जगह पर टिक करके रहने वाला भी नहीं है। उसके जीवन में निरंतर बदलाव देखे जाते हैं, और वो निरंतर जब भी किसी के सामने आता है तो एक बड़े बदलाव के साथ आता है, और समाज के लोग उसके इस बदलाव को स्वीकार भी करते हैं। दशमांश कुंडली में जब आप देखेंगे तो लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव से, और चंद्रमा यहीं बैठ रहे हैं, यहां भी और यहां भी, यहां पे सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं और नीच के होकर के बैठे हैं। गुरु उच्च के, शुक्र और शनि एक साथ, 2 मित्र दशम स्थान में बैठना, और ऊपर से सूर्य का केंद्र में होना। अगर सूर्य यहां 7 नंबर की राशि में बैठे होते और यहां दिग्बली नहीं होते, और यहां पे वो जन्म कुंडली में
नीच के हैं, पर वस्तुतः उनका नीचभंग शनि के कारण हुआ है, यही देखने वाली बात होती है। यहां केंद्र खाली, केंद्र खाली, केंद्र खाली। इस भाव के अधिपति 12वें, 6वें भाव के अधिपति 8वें भाव के अधिपति के साथ युति में जाना। कई बार आपको कभी भी धन संपत्ति खरीदना होगा, अपने नाम पे ही खरीदिएगा। वैसे इस कुंडली के लिए 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मिथुन और तुला राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। इस कुंडली के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र अनुराधा, स्वाति, मृगशिरा, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, इसके अतिरिक्त श्रवण और विशाखा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए काफी और मददगार साबित होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर विवाह करना होगा तो शुक्र की राशि तुला राशि और मिथुन राशि के अतिरिक्त अगर हो सके तो मेष राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह के लिए पूर्व दिशा बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहेगी। इसके अतिरिक्त एक और भी दिशा जो बनेगी वो बनेगी, दक्षिण भी बन सकती है, हालांकि दक्षिण से ज्यादा बढ़िया पूर्व ही रहेगा। नवमांश कुंडली में लग्न का शुभ कर्त्री में जाना, दशमांश कुंडली में ये जो स्थिति बनी है ये व्यक्ति के करियर को और भी ज्यादा ग्रोथ देने वाली। इस कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं, इस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं। अकेले नहीं होते तो और भी अच्छी बात होती। मैंने ये बात कही थी ना कि गुरु संग खोजते हैं। अगर उन पे शनि की दृष्टि नहीं होती 11वें भाव पे और उस भाव पे चंद्रमा की स्थिति नहीं होती, तो जरा गौर करिए, चंद्रमा ने देखा है, शनि ने देखा है और उसके ठीक पीछे सूर्य बुध उस भाव को बल दे रहे हैं। कारण शुक्र बल देंगे 10वां भाव को। कारण है क्योंकि जिस भाव में शुक्र बैठते हैं उस भाव के ठीक अगले भाव को बल देते हैं, और गुरु जिस भाव में बैठेंगे उसके ठीक पीछे सूर्य और बुध इस भाव के बलवान होने के कारण गुरु लाभ का परिणाम और भी ज्यादा मजबूत देने लगेंगे। चलित कुंडली में जब मैं बात करूंगा तो आपकी कुंडली में जो चलित चक्र की स्थिति बनेगी उसमें किसी भी ग्रह में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। इसका अर्थ होगा कि ग्रहों की डिग्री पूर्णतया मजबूत और श्रेष्ठ बन रही है। अब आपको मैं आपकी कुंडली के नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य आपको न्यायिक बना रहे हैं और ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी किसी निंदित कृत्य को करने वाला नहीं होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ माता और पिता की सेवा करता है। यह स्थिति शुक्र के कारण भी बनेगी। यह स्थिति गुरु और चंद्रमा के कारण कि व्यक्ति विलक्षण बुद्धि और प्रतिभा का धनी होगा। गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर थोड़े बहुत कष्टों के साथ ही आगे बढ़ेगा, पर व्यक्ति को अंततः जीत अवश्य ही दिलवा देता है। चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से केंद्र में शनि के होने के कारण, चंद्रमा से 5 घर आगे गुरु या शुक्र के होने के कारण व्यक्ति के पास धर्म, व्यक्ति के माता और पिता का आशीर्वाद, साथ ही साथ पिता के साथ संबंध। लेकिन चूंकि व्यक्ति की कुंडली में गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है, इस अवस्था में कई बार उनके बड़े जनों के साथ उनके संबंध थोड़े बहुत कमजोरीपन का शिकार हो जाता है। वैसे बड़े भाई बहनों का सुख इस कुंडली में हमेशा ही मिलता रहेगा। शनि न्यायिक है, धार्मिक बनाएंगे और एक बात और भी है कि व्यक्ति को गंभीर बना देंगे। उसके सवाल और सवालों का पुलिंदा ही ये बता देता है कि व्यक्ति गंभीर है और गंभीर चिंतन करने वाला है। वो सत्य बोलने में बहुत ज्यादा माहिर है और असत्य बोलने में भी माहिर है। यही बात उसको कई बार लोगों की दृष्टि में किरकिरी कर देती है कि ये इतना बेधड़क और बेपरवाह कैसे है। हाँ, यही होता है। आपकी कुंडली का सूर्य बढ़िया है ना, आपकी कुंडली में सूर्य बुध बढ़िया बैठे हैं। अरे आपकी कुंडली में 1 2 उसके बाद अगर बात करें तो 1 यहां 1 यहां 2, ये मंगल बहुत बढ़िया, सूर्य बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं। शनि धन भाव में बैठे हैं तो कभी कभी कृपण बनाते हैं। वैसे पंचम भाव का चंद्रमा उतना अच्छा नहीं होता, पर यहां पे आपको अपने पत्नी के साथ प्रेम को और भी ज्यादा नए तरीके से हर बार परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। संतान का सुख इस कुंडली में अच्छा है। इस कुंडली में बुद्धि का बल है, इस कुंडली में साहस है, धैर्य है, पराक्रम है। जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि तृतीय भाव के भी अधिपति हैं, तो पराक्रम दिखाने की बड़ी जल्दबाजी होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि उस भाव को संतुलन में रखेगी और उस भाव के अधिपति मंगल को भी संतुलित करती रहेगी। अगर शुक्र यहां नहीं बैठे होते, अगर चंद्रमा इनसे त्रिकोण में नहीं होते तो दाम्पत्य कमजोर होता, और अगर यहां शुभ कर्त्री नहीं लगा होता तो कमजोरी होती। मैं चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर दूं, यह आपको साहसी, बलवान और साथ ही साथ धार्मिक भी बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास धर्मों का ज्ञान होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा। विभिन्न धर्मों को सामान्यतया सबको एक साथ समझने की स्थिति होती है, पर व्यक्ति अपने धर्म का कट्टर ही समर्थक होता है और यही होना भी चाहिए।
बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको कॉपी पेस्ट करने वाला बना रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्रों में और इंटरनेट से जुड़ करके कोई भी काम करने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि उस भाव पे गुरु की दृष्टि है। राहु जन्म कुंडली में कन्या राशि के बैठ करके एकादशवें 12वें भाव को देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो 12वें भाव और तीसरे भाव के अधिपति के साथ सन्निकट ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ करके भी कोई काम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। कंटेंट राइटिंग का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, आपकी ड्रिलिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छा है कि आप किसी को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रिपोर्ट कर पाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कह और समझा पाते हैं। बुध के बाद अगर गुरु की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में गुरु का जो प्रभाव बनेगा वो आपको अनुभवी और शास्त्र सम्मत बात करने वाला, कभी भी किसी के साथ अन्याय न करने वाला और गंभीर विचारों को रखने वाला बना देगा। शुक्र आपकी कुंडली में धर्म, अध्यात्म, चिंतन, दान, परोपकार, लोगों के लिए कुछ करना, उच्चाभिलाषी, उच्च अभिलाषा को धारण करने वाला, महत्वाकांक्षी और अतिरेक में किसी काम को करने वाला हो जाता है। अब जब व्यक्ति अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो टोटल उसका डिमोलिश कर देता है। अगर किसी को आदर देता है तो पूरे माथे पे बिछा लेता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है और कभी कभी बिल्कुल ही लूज कर लेता है। लेकिन हाइपर एक्टिव वाली होने वाली जो बात है, जैसे अपनी सोच को लेकर के, अपनी गतिविधि को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, सामंजस्य को लेकर के, शास्त्रों में निष्णात होने को लेकर के, जानने को लेकर के, जिज्ञासु जो भाव है, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नियंत्रित हैं भी, और इसे और भी ज्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता भी है। वैसे आपकी कुंडली का दांपत्य खराब नहीं है, पत्नी कारोबारी हो सकती है, उनके साथ कारोबार किया जा सकता है, पर उनके नाम पे पैसे ना लगाइएगा। यहां पे किसी को भी देना आपके लिए उतना बढ़िया नहीं होगा। हालांकि दे सकते हैं, पर ये भाव अगर यहां नहीं बैठा होता और गुरु का प्रभाव अगर जन्म कुंडली में धन भाव का नहीं होता तो मैं और भी अच्छी बात कह सकता था। धन भाव के अधिपति गुरु ने ऋण भाव के अधिपति चंद्रमा को देखा है, राहु ने शनि को देखा है। शनि मंगल राहु केतु का संबंध द्वितीय भाव पे है। इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा हमेशा ही करते रहिएगा और कोशिश करिएगा कि माता और पिता के साथ संबंध अच्छे बने। ये बस इतनी सी बात है। दशाओं के क्रम में सूर्य और मंगल की दशा के साथ साथ शनि आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर बन रहे हैं, नीचाभिलाषी और द्वितीय भाव में होने के कारण। यहीं अगर इधर बैठ रहे होते तो बहुत अच्छी बात हो जाती, पर यहां नहीं है, द्वितीय भाव में है, राहु केतु का संपर्क है उनके ऊपर और मंगल का प्रभाव भी है। इस वजह से वो थोड़ी बहुत मेहनत करवाने के बाद व्यक्ति को एस्टैब्लिशमेंट देते हैं। वैसे अभी आपकी कुंडली में बता दूं तो कर्म क्षेत्र के लिए तो शनि ठीक ही बन रहे हैं, अल्टीमेटली वो थोड़े परिणाम में कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से बजरंग बली की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य ही इस कुंडली को लाभान्वित करेगा। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। संतति थोड़ी दूर होगी, उनसे प्रेम कभी भी कम ना हो, इसका ध्यान रखना होगा और उनको हमेशा ही परस्पर लाड देना होगा। वो झूठ ना बोले और उनके पास अधर्म का कोई बोलचाल ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। माता और पिता में से पिता के साथ थोड़ी बहुत वैमनस्य होगा। माता के साथ वैमनस्य तो नहीं है, पर हाँ उनके साथ कई बार एक थोड़ी कठोरता या रुग्णता देखने को मिल जाती है, या रुग्णता भी नहीं कहूंगा, उसमें थोड़ा जैसे एक उदासीपन रहता है। वैसे आपके हाथ से माता की सेवा निश्चित रूप से हो पाएगी और उनके लिए आप गौरव के योग्य ही होंगे। प्रेम आपको थोड़ा कम मिलेगा लोगों से, क्योंकि आपको मिलता नहीं, इस वजह से आप देते भी थोड़े कम होंगे। एक वक्त पे आने के बाद ये सारी चीजें लागू होंगी। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में अच्छा ही देख रहा हूं, खराब नहीं है। वैसे गुरु और मंगल का जो प्रभाव हो रहा है उसमें दोनों ही ठीक है, तो ऐसे लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। होरा कुंडली के आधार पर बुध, चंद्रमा और शुक्र का जो प्रभाव होगा वो आपको अपनी दशाओं में धनदायक होगा। वो धन देंगे, पर पराक्रम कराने में माहिर होंगे मंगल, शनि, गुरु, सूर्य और राहु और इसके साथ केतु। ये सब आपसे पराक्रम करवाएंगे। हालांकि यहां पे मानसिक दबाव थोड़ा कम होगा और इनकी दशाओं में आपको शांति और तृप्ति मिलती जाएगी। पर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की दशा आपसे मेहनत मांगेगी और आपको धन भी देगी। सूर्य को बलवान कीजिए, रविवार को नमक बंद करिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य के प्रति अपार श्रद्धा रखिए और उनके साथ हमेशा ही अपना संबंध राजा और मालिक का रखिए। वो आपके मालिक हैं, वो आपके नियंता हैं और आप उनके सेवक हैं। सबसे छोटे और सबसे कृपण, जो दे नहीं सकता। भगवान को भक्ति चाहिए, हम मनुष्यों के पास वो है ही नहीं, कई बार नहीं दे पाते। चंद्रमा आपकी कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। मंगल
उनसे आवश्यकता है बल लेने की। इस वजह से पितरों की पूजा, उनका नाम स्मरण, उनका नाम याद करते रहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते रहिए। बुध बढ़िया है, वो बालकपन करता है और आपसे गलत निर्णय करवाता है। इस वजह से निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी मत करिएगा। बुध का प्रभाव मंगल से प्रभावित हो रहा है, जो आपको कई बार धोखे में भी डाल सकता है। गुरु की स्थिति जिस स्थिति में बैठी है, उनके लिए एकादशी अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को एकादशी अवश्य करना चाहिए। और शुक्र जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं। राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में कमजोर नहीं जाएंगी, उनको लेकर के बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा। अष्टम का राहु है, सोचवाता बहुत ज्यादा है, चिंतित बहुत ज्यादा करता है। ये राहु बहुत अच्छा नहीं होता, चाहे कितनी भी अच्छी बैठे हो स्तुति में, वो ठीक नहीं होते। मैं तो इतना ही जानता हूं। और बहुत ज्यादा व्यक्ति को इतना ज्यादा विचारों में रख देता है कि उबरना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से बहुत ज्यादा किसी बात पे मंथन मत करिएगा। चीजें सामान्य है, इसको समझ करके अपने दिमाग को संतुलित करते रहिएगा। क्लियर है? गुरु से राहु केंद्र में है, शुक्र के ठीक पीछे राहु बैठे हैं। इस वजह से व्यय निश्चित रूप से अपने पौरुषत्व का मत करिएगा, यह बात का याद रखना होगा। दिन शनिवार का बहुत अच्छा है, अंक मैंने बताया 2 बहुत अच्छा होगा। अब आपको मैं कुछ और भी कृत्य करने के लिए बता देता हूं, जैसे कौन सी दशा में आप क्या कर सकते हैं। इस कुंडली के आधार पे शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य और शनि, इनकी दशा में आप कोई भी अच्छा काम अगर करना चाहें तो निस्संदेह कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये मैंने भाव के आधार पर नहीं कहा है, ये मैंने ग्रहों की स्थितियों को भिन्न वर्ग चार्ट में देखने के बाद कहा है। शुक्र की दशा और राहु की दशा व्यय करवाएगी। ये राहु ही आपको बहुत सारी चीजों को भविष्य में जो होने वाला है वो दिखवा देते हैं। पर उसके पीछे एक और भी बात है। मेरे जो छोटे भाई साहब हैं, वो जो बात कह देते हैं वो कई बार बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हो जाती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ इंद्रियां ऐसी एक्टिव होती हैं जो सामान्यतः कुछ भी चीजें जो वो बोल दे वो हो जाए, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। कुछ उसमें पारंगत हो जाते हैं और कुछ उस विधा को दबा देते हैं। पर यहां पे द्वितीय भाव के शनि का ये प्रभाव दिखता है। जैसे इन्होंने पूछा है कि पंडित जी मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, खास करके नकारात्मक जो चीजें होने वाली होती हैं वो मुझे पता चल जाता है। बाबू रे, ये शनि और राहु के कारण हो रहा है। क्योंकि द्वितीय भाव के शनि, मेरी खुद की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं, मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं। तो ये बात शनि के कारण होती है। वैसे इस कुंडली में अगर मांगलिक कृत्य करना होगा तो शुक्र की दशा में बहुत अच्छा। ट्रांसफर अगर कहीं करना हो, विदेश यात्रा करना हो, तो राहु और शनि की दशा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और गुरु की दशा। इसके अतिरिक्त अगर बात बता दूं, भौतिकीय संसाधन अगर इकट्ठा करना हो, चल अचल संपत्ति खरीदनी हो, तो शुक्र की दशा के साथ साथ बुध और मंगल की दशा बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ ये इतनी चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं। मांगलिक कृत्य का मतलब शुक्र की दशा का भी बहुत अच्छा परिणाम यहां पे देखने को मिलेगा। विवाह आपका ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे मंगल बैठे हैं, इस वजह से मंगलिक है। गुरु की दृष्टि अगर नहीं होती तो और भी ज्यादा खराब हो जाते, और परिवर्तन योग नहीं बनता तो आपकी कुंडली का दाम्पत्य और बेरोजगार होना मतलब खराब हो जाता। पर ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में रोजगार भाव भी ठीक है। अगर काम आपकी कुंडली में करें तो ज्ञान दे करके, किसी को कुछ बता करके, अपना प्रोडक्ट बेच करके, मार्केटिंग बहुत अच्छी है इस कुंडली में, लाइजनिंग बहुत अच्छी है इस कुंडली में, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इस कुंडली का, इस कुंडली का बल, इस कुंडली का मार्केटाइज करना अपने आप को, यह सब बहुत अच्छा है। जीवन एक बार मिला है, इसे शास्त्र सम्मत जी लीजिए और अपनी संपूर्ण आयु का सुख भोगिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।